दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि YouTube पर जितने भी घर बाय रेंट के जो वीडियो होते हैं वो ज़्यादातर एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। एक एक्सेल शीट खुलती है, कुछ नंबर डाले जाते हैं और एंड में एक कंक्लूजन निकलता है। प्रॉपर्टी मत खरीदो, म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक्स में डालो, 12% रिटर्न मिलेगा, 20 साल में करोड़पति बन जाओगे। अब देखो, थ्योरेटिकली ये कैलकुलेशन गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप वाकई ही वो इंसान हो जो हर महीने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट कितना भी गिर जाए तब भी पैसा नहीं निकालता और 20 साल तक बिना ब्रेक के टिक सकता है। थोड़ा ना ऑनेस्टली सोचना। अगर जवाब हाँ है तो जनरली वो कैलकुलेशन आपके लिए काम कर सकती है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, और सच बोलूं तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो जवाब नहीं ही होता है, तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। आज हम कोई एक्सेल शीट नहीं खोलेंगे, कोई कैलकुलेटर भी नहीं निकालेंगे और ना ही मैं बाय या रेंट का कंपैरिजन करने वाला हूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है। आज हम सीधी प्रैक्टिकल बात करेंगे जो रियल लाइफ में एक्चुअली होती है, लेकिन जिसके बारे में ये कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है बात भी नहीं करते। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने। दोस्तों, जब भी आपको कोई कैलकुलेट करके दिखाता है कि 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालो या स्टॉक्स में डालो और हर महीने जो आपने ईएमआई देनी थी उसकी सिप करा लो, 12%, 15%, 18% रिटर्न मिलेगा, 20 साल में 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए बन जाएंगे, तो आप भी सोचने को थोड़ा मजबूर तो हो जाते हो। और सच कहूँ, कैलकुलेशन गलत नहीं है, मैथमेटिकली वो सही है। लेकिन उस कैलकुलेशन में एक अजम्पशन है जो ज़्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती कि क्या आप वो 30 लाख एक्चुअली इन्वेस्ट करोगे, हर महीने डिसिप्लिन से सिप करोगे और 20 साल तक उसे छुओगे नहीं। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या ज़िंदगी ऐसे चलती है? एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। बच्चे की एनुअल स्कूल फीस आ गई, 75,000 देने हैं। कार अचानक खराब हो गई, 30-40 हज़ार का बिल आ गया। घर में शादी आ गई, 3-4 लाख की ज़रूरत पड़ गई। कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, 2 लाख इमीडिएटली चाहिए। या मार्केट ही 30% नीचे गिर गया। अब उस पेमेंट पे आप कैलकुलेशन याद रखोगे या पैसा निकाल लोगे? और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान होना ही होता है, ऐसे ही होते हैं लोग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फाइनेंस फील्ड में, लेकिन वो खुद भी 2-3 बार सिप करके बंद कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस कैलकुलेशन वाले इंसान नहीं हैं। अब यहीं प्रॉपर्टी की असली वैल्यू समझ आती है। जब आप घर लेते हो, ईएमआई शुरू हो जाती है, उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। ईएमआई भरनी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ईएमआई तो भरनी है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो डिसिप्लिन आप खुद नहीं रख पाते वो ईएमआई आपसे ज़बरदस्ती करवा लेती है। 15-20 साल बाद हो सकता है कि 12% रिटर्न ना मिले, 8 ही परसेंट मिले, लेकिन आपके पास एक असेट तो है, आपका पैसा तो जुड़ गया। अब आप कंपेयर करो उस इंसान से जो 20 साल से बोल रहा था कि मैं सिप करूंगा। अगर उसने सच में किया होगा तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं किया होगा ना तो आज वो बिल्कुल खाली होगा। इसलिए जब कोई कहता है कि प्रॉपर्टी में रिटर्न कम होता है तो उससे एक सवाल जरूर पूछो कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से या थ्योरेटिकल इन्वेस्टमेंट से जो कभी हुई ही नहीं। अब ये भी मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूं कि बस घर खरीद लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी ना एक बहुत बड़ा ये भी जाल है और इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं। वो जाल है ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेना। बैंक आपको बोलता है आपकी सैलरी के हिसाब से 80 लाख का लोन मिल जाएगा, आप भी खुश हो जाते हो, लगता है कि भाई मेरी तो कैपेसिटी बढ़ गई, हैसियत बढ़ गई है, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर और आप 80 लाख का लोन ले लेते हो, जबकि ऑनेस्टली आपको 40 से 50 लाख ही लेना चाहिए था। अब शुरू के 2-3 साल तो मैनेज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे रियल लाइफ सामने आने लगती है, फैमिली बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, गाड़ी ले लेते हो उसकी ईएमआई शुरू हो जाती है, कभी हेल्थ इशू आ जाता है, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड ज़रूरत आ जाती है और आपको महसूस होना शुरू होता है कि भाई ईएमआई जो है अब मैनेजेबल नहीं रही। फिर एक दिन आप बैठकर हिसाब लगाते हो कि मैं 5 साल से 80,000 रुपये ईएमआई दे रहा हूँ, लेकिन शौक तब लगता है जब आप ये कैलकुलेट करते हो कि लोन तो कुछ खास कम हुआ ही नहीं जितना आपने सोचा था, क्योंकि शुरुआती सालों में ईएमआई का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो तो इंटरेस्ट में चला जाता है, प्रिंसिपल तो बहुत थोड़ा थोड़ा कम होता है। और यहाँ से जो है वो फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आप देखते हो 5 साल ईएमआई दी, लोन अभी भी इतना सारा बाकी है, प्रॉपर्टी का प्राइस कुछ खास बढ़ा नहीं, और अगर आज आपने प्रॉपर्टी बेच भी दी तो हो सकता है जो पैसा मिले वो तो सिर्फ लोन को पे ऑफ करने में ही निकल जाएगा, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर दिमाग में आपके एक थॉट आता है कि यार इससे अच्छा तो मैं रेंट पे रह लेता।
25-30 हज़ार में सेम ऐसा ही घर मिल जाता और हर महीने 40-50 हज़ार रुपये भी बच जाते। यही वो मोमेंट है जब इंसान को समझ आता है कि गलती कहाँ हुई। प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं था, लोन लेना भी गलत नहीं था, गलती सिर्फ ये थी कि लोन ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया। अब एक और बात साफ कर लेते हैं, जिस घर में आप खुद रहते हो वो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन अगर आप उसे बेचते हो तो रहोगे कहाँ? दूसरे घर में, जो उतना ही या उससे और ज़्यादा महंगा हो चुका होगा। तो प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या हुआ? कुछ खास नहीं। इसलिए सेल्फ यूज़ की प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन को बोनस मानो, मेन रीज़न नहीं। मेन रीज़न होना चाहिए कि क्या ये घर रहने के लिए सही है? क्या ये लोकेशन जो है वो ठीक है, स्टेबल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं? क्या इसकी डिमांड फ्यूचर में बनी रहेगी? ताकि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो ये फटाफट बिक जाए। अब घूम के फिर उसी बात पे आते हैं, तो फिर करना क्या चाहिए? घर खरीदें या रेंट पे लें? इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हो। खुद से ऑनेस्टी से ये सवाल पूछो कि क्या मैं बिना प्रॉपर्टी के डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो रेंट पर रहकर आप वेल्थ बना सकते हो। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो प्रॉपर्टी आपके लिए एक फोर्स डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बन सकती है। दूसरी बात, लोन उतना ही लो जो आराम से भर सको। ईएमआई देने के बाद आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर हर महीने ईएमआई देते वक्त टेंशन आ रही है तो डिसीजन फिर हो सकता है गलत हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर कुछ बनाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको हर महीने करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि आपकी टेंशन शुरू हो जाए। और अगर ईएमआई आपकी इनकम 50% से भी ज़्यादा क्रॉस कर रही है तो फिर घर नहीं खरीद रहे, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम गिरवी रख रहे हो। तीसरी बात, साइज पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन लोकेशन पर मत कर लो। छोटा घर सही जगह पर जो है वो हमेशा बेटर होता है बड़ा घर गलत जगह लेने। चौथी चीज, अगर आप रेंट पर हो तो जनरली इन्वेस्ट करो। अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा और धीरे धीरे खर्च हो रहा है तो आप उस बंदे से पीछे रह जाओगे जिसने लोन लेकर घर लिया। और एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी है, अगर आप रेंट पर रहना चाहते हो लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो तो किसी छोटे शहर में या अफोर्डेबल लोकेशन पे एक छोटी प्रॉपर्टी लोन लेकर ले सकते हो सकता है आप वहां पर अभी ना रह पाओ, लेकिन एक फाइनेंशियल कमिटमेंट बन जाएगी, ईएमआई की डिसिप्लिन बन जाएगा और धीरे धीरे एक एसेट बन जाएगा। तो आज की पूरी बात अगर एक लाइन में समझनी हो तो सवाल ये नहीं है कि घर खरीदना सही है या रेंट पे रहना सही है। सवाल ये है कि आप अपने डिसीजन को कितने साल तक निभा सकते। कैलकुलेटर्स आपको नंबर तो दे सकता है, एक्सेल शीट्स पूरा आपको एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वेस्ट नहीं करा सकते। अगर आप डिसिप्लिन हो तो रेंट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं हो तो प्रॉपर्टी आपको मजबूरी में डिसिप्लिन बना देगी। बस एक चीज ध्यान रखना, घर ऐसा होना चाहिए जहां सुकून मिले, ना कि हर महीने ईएमआई देते वक्त प्रेशर महसूस हो। क्योंकि जिस घर की ईएमआई आपकी नींद छीन ले वो घर नहीं है, फिर बोझ बन जाता है वो। अगर आप समझना चाहते हो कि सही प्रॉपर्टी कैसे चूज कर सकते हैं, कौन सी लोकेशन सेफ होती है और कहाँ रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने इन सब पे बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देख सकते हो। या आप मुझसे 1-to-1 एडवाइस लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप में से काफ़ी लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी कुछ हेल्प मिल सकती है तो इसे उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो क्या कर रहे हो भाई, अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।